ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 181 करोड़ 89 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज की कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। डॉक्टर रमन का पेशेंट ट्रीटमेंट और मेडिकल एकेडमिक्स में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर रमन, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर रमन से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर रमन, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की जो ताजा स्थिति है, कोविड को लेकर आपके पास क्या अपडेट है और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, कोविड अपन ने काफी टाइम से देख रहे हैं, लास्ट ईयर से देख रहे हैं, और देश में काफी ज्यादा था, बट अभी बहुत स्थिति सुधर गई है और सिर्फ हजारों में ही केसेस पूरे इंडिया में देखे जा रहे हैं। और जो लास्ट वेरिएंट जो इंडिया में आया था, ओमिक्रॉन जो था, वो इतना खतरनाक नहीं साबित हुआ। हालांकि वो बहुत ज्यादा फैला, पर उसमें मॉर्टेलिटी जो थी, मृत्यु दर थी, वो बिल्कुल ही कम थी, नेग्लिजिबल थी। जी। कुछ डेथ जरूर हुई होंगी, पर डायरेक्टली उससे कोरिलेट करना कि ये ओमिक्रॉन से हुई होंगी, वो कहना बड़ा मुश्किल होगा। तो अभी सिचुएशन, स्थिति काफी अच्छी है और होपफुली ऐसा ही रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और इस समय देश में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी अब 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का जो वैक्सीनेशन है ये किया जा रहा है, और इसके पहले जो है 15 साल से 18 साल के बच्चों का भी जो वैक्सीनेशन है वो भी चल रहा था। तो काफी तेज गति से ये कार्यक्रम चल रहा है, और 60 साल से अधिक के जो सीनियर सिटीजन है उनसे भी कोमॉर्बिडिटी की जो कंडीशन है वो हटा ली गई है। कोई भी वृद्धजन अपना टीकाकरण करा सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। तो धीरे धीरे जैसे है, अपन पॉपुलेशन का जो कवरेज है वो बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत ही सुखद स्थिति है। 12 से 14 साल वालों को अब वैक्सीनेशन चालू कर दिया है। 2 वैक्सीन लगेंगे 28 दिन के अंतराल पे, और एक सब यूनिट वैक्सीन है कोविवैक्स, वो एक अच्छा वैक्सीन है, बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट है। और स्कूल चिल्ड्रन, जो बड़े स्कूल के बड़ी क्लासेस के जो बच्चे हैं जी, तो उनको पहले कवर किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल में इन्फेक्शंस के थोड़े चांसेस रहते हैं। तो अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वैक्सीन लगने के बाद उसमें जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कोविड की वजह से, वो नहीं होते हैं। दूसरी बात ये है कि 60 ईयर्स एंड अबव सभी लोग लगवा सकते हैं। प्रिकॉशनरी डोज जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और उससे काफी लोगों को फायदा होगा। उससे कोविड से होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल ही कम हो जाएगी। जी। और डॉक्टर रमन, इस समय हमारे स्टूडियो में बहुत सारे हमारे लिसनर्स कॉल कर रहे हैं, और पहले दिल्ली से हमें अमरजीत जी ने कॉल किया है। उनका सवाल लेते हैं। अमरजीत जी नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। अमरजीत जी बताएं। हेलो जी अमरजीत जी, अपनी रेडियो सेट की आवाज धीमी कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में कोरोना खत्म हो गया क्या?
डॉक्टर रमन ये जानना चाहते हैं कि क्या पूरी तरह से कोरोना खत्म हो चुका है? देखिए, जब कोविड इन्फेक्शन काफी हाई लेवल पे था तो उस टाइम आपने सबों ने देखा कि काफी रेस्ट्रिक्शंस थे। अब एक ये डायरेक्ट इंडिकेटर है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, वो दिल्ली में काफी हद तक खोल दी गई हैं। इसका मतलब काफी स्तर पे सुधार हो चुका है और इन्फेक्शन काफी कम हो गया है, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है। लोगों ने अब नॉर्मल लाइफ लीड करना चालू कर दिया है और कुछ सौ एक लोगों में शायद होता होगा इन्फेक्शन। एग्जैक्ट डेटा अभी आज का तो पता नहीं, बट काफी स्तर पे कम हो गया है और धीरे धीरे सब अपने इंडिया में लाइफ टूवर्ड्स नॉर्मलिटी जा रही है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रमन, जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा कि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, अब बहुत लोगों के मन में सवाल ये है कि इसी ट्रेंड पे जब लग रहा था कि दूसरी लहर पूरी तरीके से खत्म हो गई है और ऑलमोस्ट यही दौर था, तो अब क्या चौथी लहर आने की भी संभावना है? जी देखिए, ऐसा है कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव टोटली डिफरेंट है। जो थर्ड वेव थी और अगर फोर्थ वेव आती है तो उसमें फर्स्ट और सेकेंड वेव में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, बहुत अधिक इन्फेक्शन था। उस टाइम क्या था कि वैक्सीनेशन नहीं था। आज की तारीख में वैक्सीनेशन है, काफी अच्छा पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर ये इन्फेक्शन होता भी है तो मामूली रूप से होगा, एसिम्प्टोमेटिक, या पता ही नहीं चलेगा कि इन्फेक्शन हो गया है। अब जहां तक थर्ड वेव की बात है, वो अपन ने देखा ओमिक्रॉन बिल्कुल ज्यादा खतरनाक नहीं रहा, वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स थे ज्यादातर और डेथ रेट बहुत कम थी। फोर्थ वेव आने का जो है, अभी बहुत कहना मुश्किल होगा कि आएगी या नहीं, क्योंकि आज की तारीख में अभी तक तो काफी अच्छी सिचुएशन है। और अगर अपन देखें चाइना, हांगकांग, इसमें अभी एक वेव चल रही है, ये ओमिक्रॉन वाली वेव है, इसमें काफी इन्फेक्शन फैला है। तो ये थोड़ा लेट इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे जो ओमिक्रॉन है अभी ये वेव के रूप में, क्योंकि वहां यूरोप इंडिया के बाद गया है, इसलिए वहां केसेस एक तो काफी ज्यादा हो गए हैं और वहां पे कुछ डेथ रेट भी ज्यादा है। अब हो सकता है कि वहां पे जो वैक्सीनेशन का जो है इतना इफेक्टिव नहीं है और वैक्सीनेशन की जो एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव होती है उसका शायद स्तर कम हो गया हो, इसलिए उस तरफ से वहां पे चाइना, हांगकांग में जरूर एक इम्पोर्टेंट वेव अभी चल रही है। जी बिल्कुल। और लोनी गाजियाबाद से यामीन भाई रेडियो वाला जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर मैं यामीन भाई रेडियो वाला, चिरोड़ी लोनी जिला का। जी सर मैं जानना चाह रहा था जैसे कि 27 तारीख से ये फ्लाइट वगैरह शुरू हो जाएंगी जी, क्या इससे भी हमारे देश के अंदर ये मतलब ओमिक्रॉन आ सकता है क्या थोड़ा? जी डॉक्टर रमन, अब जैसे जैसे स्थिति जो है नॉर्मलसी की ओर बढ़ रही है तो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक डर भी है कि क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके का लोगों ने देखा है कि जिस तरह की परेशानी से गुजरना पड़ा है लोगों को, तो कहीं न कहीं एक अंदर से डर है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अपन ने जब पहले देखा था, जब इन्फेक्शन काफी ज्यादा था, तब बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एयर ट्रेवल था या फ्लाइट्स थी या रेलगाड़ियों में भी कम लोग सफर कर रहे थे। पर अब जैसे फ्लाइट्स खुल रही हैं, वो एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि अब इन्फेक्शन का स्तर जो है वो कंट्रोल में है, बिल्कुल काबू में है और अपने को नॉर्मलिटी की तरफ जाना चाहिए और अपन जा रहे हैं। तो फ्लाइट अगर खुलती भी है तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोएस्ट एप पे है अभी ये इन्फेक्शन। जी बिल्कुल। और गांधीनगर दिल्ली का रुख करते हैं और बात करते हैं धर्मवीर जी से। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दिल्ली
तो हमारे देश के हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनकी ताकत इतनी है कि 45, 48, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी वो कार्य करते रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। और अमेरिका के लोगों को देखा था 40-42 टेम्परेचर होते ही वहां डेथ होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? जी डॉक्टर रमन, जियोग्राफिकल इन्होंने इसके ऊपर सवाल पूछा है कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमारे देश में रहता है फिर भी लोग सरवाइव कर जाते हैं, जबकि अगर हम यूएस या दूसरे कंट्रीज में देखें तो लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है इतनी हीट में सरवाइव करना। देखिए, हर कंट्री के लोगों का जो एक्लेमेटाइजेशन होता है उसकी क्लाइमेट के हिसाब से होता है। कोई आदमी बाड़मेर या जैसलमेर में रह रहा है और कोई श्रीनगर में रह रहा है तो वो अपने आप को, उसकी बॉडी जो है वो एक्लेमेटाइज कर लेती है, उसी ढंग से कर लेती है अपने आप को एडेप्ट। कोई आदमी नॉर्दर्न यूरोप में रह रहा है तो उसी तरह से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। तो ये बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है और इसमें ऐसा कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है कि गर्मियों में कुछ इन्फेक्शन ये ज्यादा होगा, क्योंकि अभी अपने लास्ट 2 साल में ये देखा है कि सीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखा कोविड इन्फेक्शन में जी, क्योंकि सर्दियों में भी रहा, गर्मियों में भी आ गया था, मई जून में भी था। तो इस तरह से वेदर से इसको रिलेट करना कि इन्फेक्शन ज्यादा होगा या बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी हीट में या वायरस हीट में मर जाएगा, तो अपन ने लास्ट ईयर भी देखा था कि गर्मियों के दिनों में भी काफी एक्टिव था ये वायरस जी। और डॉक्टर रमन, अगर हम देखें तो मौसम में भी तेजी से बदलाव हो रहा है और धीरे धीरे गर्मी जो है वो काफी बढ़ रही है। ऐसे में सुबह और शाम के वक्त जब हम अर्ली मॉर्निंग सोकर उठते हैं तो उस समय थोड़ा ठंडा रहता है और जब लोग एसी वगैरह चला लेते हैं तो ऐसे में इस बदलते मौसम में ट्रांजिशन फेज में अक्सर बहुत सारे गले में खराश होना, सर्दी जुकाम होना, इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। तो इसका मुकाबला हम किस तरीके से कर सकते हैं? जी, एक तो ये बात आपने जो कही कि चेंज ऑफ वेदर, चेंज इन टेम्परेचर, तो जैसे जैसे अपने सांस लेते हैं तो इंट्राथोरेसिक टेम्परेचर, जो अंदर का टेम्परेचर है लंग्स का और बाहर का टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, उसमें फर्क होता है। तो उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं और कुछ एलर्जी के भी चांसेस रहते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है अभी पॉलन्स का है। मार्च और अप्रैल के महीने में, फरवरी एंड से चालू हो जाता है ये पॉलन्स का, तो उस टाइम काफी हद तक जो है ये एलर्जी की प्रॉब्लम्स होती है। तो ज्यादातर अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो एलर्जिक फेरेंजाइटिस है या राइनाइटिस है, जुकाम हो जाता है एलर्जी के कारण, या अस्थमा का एग्रेवेशन हो जाता है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स, चेंज ऑफ वेदर और ये जो पॉलिन्स का जो है एनवायरनमेंट में फैलना, ये एक बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में लोग किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं? अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है डेफिनेटली तो उसका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बाहर अगर घूमने जा रहे हैं तो अपन नेजल फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। घर में अगर कोई पेंट वेंट का काम चल रहा है तो अपने को उससे बचाव रखना है। और दूसरा, जहां तक टेम्परेचर का सवाल है वो तो अपने हाथ में नहीं है, पर फिर भी अपने आप को नॉर्मल एहतियात, जो यूजुअल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं, वो लेने चाहिए। जी बिल्कुल। और इस बीच बड़ौत से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं मालूम करना चाह रहा जी, लोग बाग जो है इतनी भीड़ करते हैं और जो है ये बताओ कोरोना से हम निजात कब तक पा सकते हैं? इस पोजिशन में तो पाना बहुत मुश्किल है। जी डॉक्टर रमन, ये काफी हर आदमी के मन का सवाल है कि कोरोना से हमें निजात कब मिलेगी? जी, ये एक सवाल ऐसा है जिसका कि आंसर बड़ा ही मुश्किल है दे पाना कि कब निजात मिलेगी। अभी तक अपन ने देखा है कि वेव्स पे आ गई है, पहली वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। तो अभी इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं दिया जा सकता। सबसे जरूरी चीज ये है सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाए।
वैक्सीनेशन अपने पास है, शुरू की वेव्स में वैक्सीन नहीं था, अब अपने पास वैक्सीन है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, उससे सीरियस इलनेस नहीं होती है। कुछ ही दिनों में शायद नेजल वैक्सीन भी आ जाएगा, जिससे कि ट्रांसमिशन भी रुकेगा जी। एक से दूसरे इन्फेक्शन में यूजुअली एक से दूसरे आदमी में इन्फेक्शन होने में वो वैक्सीन कारगर सिद्ध होगा कि वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे इन्फेक्शन। बिल्कुल। और अगर देखा जाए अपन इससे प्रीवियस हिस्ट्री मर्स और सार्स की 2002, 2004, 2012, 2014, तो 2-3 साल तक रहा था, हालांकि बहुत लिमिटेड पॉकेट में रहा था। और इस बार का जो ये कोविड इन्फेक्शन है ये काफी हद तक फैला है, पेंडेमिक के रूप में फैला है। तो पुराने जो वायरस थे वो कभी पेंडेमिक नहीं बन पाए थे, तो होपफुली ये अब शायद इसका अंत हो जाए। जी बिल्कुल। और गुरुग्राम हरियाणा का रुख करते हैं, जहां से सुभाष जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी सुभाष जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है कि जो लोगों को कोरोना हुआ था जी, कोरोना से तो सर वो ठीक हो गए हैं, लेकिन अब जो कुछ समस्याएं उन्हें हो रही हैं, जैसे पैर में दर्द हो रहे हैं, पिंडलियों में दर्द हो रहे हैं, और सर में भी, और कुछ याददाश्त में भी थोड़ी सी कमजोरी सी महसूस कर रही, इन सब से उभरने के तरीके क्या है सर? जी बिल्कुल डॉक्टर रमन, जो पोस्ट कोविड इसकी बात करें कोविड इन्फेक्शन की, तो जो पुराना इन्फेक्शन था डेल्टा इन्फेक्शन, उसके बाद जरूर कोविड की समस्याएं रही थी, जिसको लॉन्ग कोविड कहते थे या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस कहते थे। इसमें क्या निमोनिया होने के बाद लंग्स में इन्फेक्शन होता था, और इन्फेक्शन के कारण कई बार उसमें आगे की प्रॉब्लम्स होती थी। पर जो ये थर्ड वेव, जो ओमिक्रॉन वेव वाला जो वायरस है, इसमें इस तरह की समस्या नहीं है। हालांकि कुछ दिनों तक, 2 हफ्ते तक या 3 हफ्ते तक फटीग रह सकता है, यानी कि थकान रह सकती है, हाथ पांव में दर्द रह सकता है, और ये माइल्ड इन्फेक्शन होता है, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा उसमें नहीं चलता है। तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है, जिसको लॉन्ग कोविड बोलते थे अपन, वो डेल्टा वेव में ही देखने को मिला। पर इस बार अभी जो ओमिक्रॉन का वेव आया है, इसमें ये सीरियस इन्फेक्शन की जो सीक्वल है, जो कॉन्सिक्वेंसेज है, वो नहीं देखने को मिले। जी बिल्कुल। और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो लास्ट वेव थी, इससे काफी लोगों की इम्यूनिटी भी रही। और डॉक्टर रमन, अगर हम देखें तो कोविड के बाद से कहीं न कहीं लोग अपनी हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं, चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे वो बैलेंस डाइट की बात हो, एक डेली रूटीन की बात हो, तो लोगों के अंदर बहुत सारा बदलाव आया है अपने स्वास्थ्य के प्रति। उन्होंने काफी सारे बदलाव किए हैं, और ऐसे में कहीं न कहीं एक हेल्दी लाइफ जीने की सबकी ख्वाहिश है। और इस बीच झारखंड से दिवाकर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। दिवाकर जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं दिवाकर पाठक खजारीबाग जिला अंतर्गत कंडावीर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जी। कोविड की त्रासदी में केंद्र की मोदी सरकार की मुफ्त अन्न योजना एक वरदान साबित हुई। इस कठिन काल में सरकार की यह योजना काफी सराहनीय है, इसलिए सरकार के इस नेक कार्य के लिए हम अपनी सहभागिता व्यक्त करें, तभी एक सच्ची राष्ट्रवादी की विचारधारा स्पष्ट हो पाएगी। वैक्सीन से कोविड के अलावे भी दूसरी बीमारियों में प्रभाव पड़ता है क्या? जी, कोविड से दूसरी बीमारियों पर प्रभाव पड़ता है क्या डॉक्टर रमन? कोविड वैक्सीन से, यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। पर जो वैक्सीन एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए बना जाता है, वो उसी बीमारी के लिए फायदेमंद होता है। ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है कोविड के लिए कि जिससे कोलेटरल बेनिफिट हो जाए, कि दूसरी बीमारियां भी खत्म हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ये वैक्सीन जो है डायरेक्ट टारगेट किया गया कोविड को, और कोविड को टारगेट करने की वजह से ये सिर्फ कोविड के लिए ही अभी प्रोटेक्टिव है।
जी बिल्कुल। तो जो कोविड का वैक्सीन है वो कोविड से आपको बचाता है। और डॉक्टर रमन, अगर हम देखें तो एक और बड़ी समस्या जो कि आप मेडिसिन से हैं और हाइपरटेंशन के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक देश की बहुत बड़ी आबादी जो है वो हाइपरटेंशन से या उच्च रक्तचाप से जूझ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, और इसके बचने के लिए, इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जो हाइपरटेंशन है यानी बीपी की बीमारी जो है वो अब काफी हद तक देखी जा रही है। युवाओं में भी हाइपरटेंशन देखा जा रहा है और बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिजीज में शामिल हुआ है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी। तो इसमें एक तो बहुत सबसे जरूरी ये चीज है कि हाइपरटेंशन का इलाज बिल्कुल जरूरी है करवाना, क्योंकि एक साइलेंट किलर माना जाता है कि यानी बीपी का पता ही नहीं चलता। तो अपने का जब आप स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, कहीं भी डॉक्टर से चेकअप के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने में अगर ज्यादा होता है तो उसके हिसाब से उसमें दवा दी जाती है। अगर हाइपरटेंशन की दवा ना ली जाए तो काफी हद तक नुकसान हो सकता है। ब्रेन डैमेज हो सकता है, किडनीज डैमेज हो सकती है, हार्ट डैमेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आंखों की रोशनी पे फर्क पड़ सकता है। तो काफी हद तक ये जो हाइपरटेंशन है अगर अनकंट्रोल्ड रह जाए और लॉन्ग स्टैंडिंग रह जाए तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। तो जरूरी नियमित चेकअप और हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, पोटेशियम रिच डाइट जो होती है, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसका काफी मात्रा में उपयोग होना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से एक्सरसाइज की जानी चाहिए और दवाइयां रेगुलर नियमित रूप से ली जानी चाहिए। जी डॉक्टर रमन, हम इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच नॉर्थ ईस्ट में असम से हमारे साथ अमिया जी जुड़ गई हैं और आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। अमिया जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैं उमिया रेमल बोल रही हूँ उदलगुरी असम से। मेरे सवाल की पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मानसिक स्थिति कभी कभार बिगड़ जाती है, जैसे तनाव और बहुत कुछ देखने को मिलती है। इससे कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये मेरे सवाल है सर। जी बिल्कुल। अगर हम कोविड से देखें और अगर विदाउट कोविड भी देखें तो डॉक्टर रमन, आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है इसमें जो है तनाव जो है या अब इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, एक स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे अपने स्ट्रेस को, तनाव को कम कर सकते हैं? देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि तनाव कम रखें, पर इसका प्रैक्टिकली तनाव कम होना अपनी नेचर में ही होता है और तनाव कम करने के लिए आपको बड़ा पक्का डिटर्मिनेशन चाहिए। पर्टिकुलरली कोविड के बाद काफी हद तक मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक यानी कि एंजाइटी वगैरह ये बहुत होने लगी है। तो इसके लिए मेडिटेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी तरह का धार्मिक किताबें पढ़ी जाए, किसी भी तरह की अच्छी जो बुक्स है वो पढ़ी जाए और थोड़ा बहुत ये है कि आपस में पॉजिटिव थिंकिंग रखें। एक ग्रुप में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें भी पॉजिटिव थिंकिंग रखें और नेगेटिव थिंकिंग से बचें। बेसिकली यही मंत्र है जिससे कि अपन स्ट्रेस कम कर सकें। जी बिल्कुल। और पन्ना मध्य प्रदेश का रुख करते हैं और बात करते हैं हर्षवर्धन जी से। हर्षवर्धन जी नमस्कार। हर्षवर्धन जी, आपके पीछे रेडियो सेट है, उसकी आवाज धीमी कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। हाँ धीमा है रेडियो जी। रेडियो फिर धीमा कर दिया है। जी बिल्कुल, आप सवाल पूछिए। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, हम
ये जानना चाहते हैं, ये कोरोना की जो बूस्टर डोज अभी जो तीसरी लगनी है उसमें जो है कितने वर्ष के उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगनी चाहिए? जी बिल्कुल डॉक्टर रमन, बूस्टर डोज के बारे में जानना चाहते हैं कि किस उम्र के लोग इसे लगवा सकते हैं? जी, बूस्टर डोज या जिसको प्रिकॉशनरी डोज भी कहा जाता है वो 60 इयर्स के ऊपर लगाई जा रही है। और जैसा कि आपको पता है प्राइमरी वैक्सीनेशन है जो बच्चों में भी चालू हो गया है। अब जो 60 इयर्स एंड अबव प्लस जो प्रिकॉशनरी डोज है हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको भी दी जा रही है। जी, तो जो भी लोग हमारे जो सीनियर सिटीजन्स जो 60 साल के ऊपर हैं वो प्रिकॉशनरी डोज ले सकते हैं। फिलहाल अभी 60 साल के ऊपर के लोग या जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए ये अभी सुविधा उपलब्ध है। और डॉक्टर रमन, अगर हम देखें तो जिस तरीके से हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है इसकी दवा को बीच में बंद कर देते हैं या इर्रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि कितनी इरेगुलरिटी इसमें जरूरी है? जी देखिए, बीपी की जो दवाई है वो डेली बेसिस पे दी जाती है। जैसे एक दवाई आज दी है तो कल वापस अपने को दवाई लेनी है। ऐसी कोई दवाई नहीं कि एक दवाई ले ली और 1 महीने तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ गया। इसीलिए ओडी डोजेज में दी जाती है। और क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमारा ये बताता है कि हमने काफी एल्डरली इंडिविजुअल्स, यंग लोगों को देखा है कि जिन्होंने बीपी की दवाई छोड़ दी और इतने सीरियस कॉम्प्लिकेशन के साथ आ गए, ब्रेन हेमरेज हो गया या लकवा हो गया जिसको इन्फार्क्ट बोलते हैं ब्रेन में, हार्ट अटैक हो गया। और जैसा मैंने पहले बताया कि साइलेंट किलर है, किडनी फेलियर करके आ जाते हैं क्योंकि वो लापरवाही कर जाते हैं। तो बीपी की दवाई की ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रेगुलरली लिया जाए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लापरवाही बड़ी महंगी साबित हो सकती है। जी, तो एक बार अगर हम बीपी की दवा शुरू करते हैं तो हमें इसे रेगुलर लेते रहना चाहिए। और डॉक्टर रमन, एक रेगुलर जो अगर हम मॉर्निंग में खाते हैं एक टाइम फिक्स करते हैं या हम कभी भी ले सकते हैं उसे दिन में? जी, वो डिफरेंट दवाइयों का डिफरेंट टाइम होता है। कुछ डायरेटिक्स होती हैं जो एक निश्चित समय होता है, यूजुअली मॉर्निंग टाइम में ली जाती है और उसी टाइम को नेक्स्ट डे भी सेम रिपीट किया जाए। जैसे मैंने बताया, या तो बीपी की दवाई 12 घंटे असर करती है या 24 घंटे ओडी डोजेज। आजकल ऐसे फॉर्मुलेशन आ गए हैं जो 24 घंटे तक असर करते हैं। तो आपको उसी टाइम को मैच करना है जिस टाइम आपने पिछले दिन लिया था। 8 से 9 के बीच में लिया है तो अगले दिन भी 8 से 9 के बीच में लेना। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रमन, अब समय कम रह गया है, चलते चलते आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे जरूरी संदेश ये है कि अभी भी एक तो अपने को सावधानियां बरतनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल डिजीज की तरफ अब अपना जो है टारगेट करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल डिजीज में ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इन सब चीजों का बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए और रेगुलर डॉक्टर की सलाह लेते रहनी चाहिए। जहां भी कहीं कोई परेशानी है, पर्टिकुलरली एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं, बुजुर्ग लोग घर में हैं, तो उनका स्वास्थ्य का चेकअप रेगुलर वे में किया जाए। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रमन, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की और आकाशवाणी के श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर रमन ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए और आप स्वस्थ और खुशहाल रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।